पेपर 2 ऑफ 2। इसके पहले सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखते हैं और फिर सेक्शन 1 पे चलते हैं दोबारा से। फर्स्ट क्वेश्चन 7, इसमें कह रहा है अमोनियम आयोडाइड इज अ व्हाइट सॉलिड व्हिच डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड। ठीक है, अमोनियम आयोडाइड को जब आप हीट कर रहे हैं, देखो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा हुआ है अमोनियम क्लोराइड का, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के हैंडआउट में देखोगे अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो अमोनिया गैस और HCl गैस बनती है। ठीक है, तो अब आप इसमें, अच्छा ये सॉलिड फॉर्म में है और अमोनिया जो है वो गैस फॉर्म में बनी है और HCl भी गैस फॉर्म में बनती है, लेकिन इस इक्वेशन में अमोनियम आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में। अब जब आप इसको हीट कर रहे हो तो अमोनियम आयोडाइड जो है वो ब्रेक डाउन होके अमोनिया गैस और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन के बेसिकली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बाहर निकल जाएगी। अच्छा, इसमें कोई एक्वस सोल्यूशन नहीं है, तो गैस जो है ये दोनों कलरलेस गैसेस हैं, तो ये हमें बबल्स तो इनके दिखेंगे नहीं। तो इसमें क्या रहा है, स्मॉल सैंपल ऑफ अमोनियम आयोडाइड इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। Describe how would you know when all the ammonium iodide has decomposed। देखो जब सारा का सारा अमोनियम आयोडाइड यहाँ से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना यहाँ पे सॉलिड। तो यहाँ पे सारा का सारा सॉलिड खत्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई सबका सब डिकम्पोज हो गया। अगर तो ये सोल्यूशन होता ना, तो सोल्यूशन में जब गैस निकलती तो बबल्स निकलते हुए दिखते, तो जब बबल्स आना बंद हो जाते तो हम कहते कि नो मोर गैस इज सीन। लेकिन यहाँ पे ना एक्वस नहीं है, तो उसको जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन होता है तो उसमें हम कह देते हैं कि बबल्स निकलना बंद हो गए, लेकिन इसमें एक्वस सोल्यूशन नहीं है। इट मीन्स के आपके क्या कहते हैं, इसके अंदर बबल्स नहीं दिखेंगे। इसमें क्या होगा, सारा का सारा अमोनियम आयोडाइड एक वक्त आएगा डिकम्पोज होकर सब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो नीचे सॉलिड है वो खत्म हो जाएगा। तो सॉलिड तो आप क्या कह सकते हो, सॉलिड खत्म हो गया, नथिंग इज लेफ्ट इन द ट्यूब और सॉलिड डिसअपियर्स। So how would you know when all the ammonium iodide has decomposed? Nothing is left in the test tube. देखो जो एक्वा सोल्यूशन होगा ना, तो उसमें जब कोई गैस निकलती है तो बबल्स दिखते हैं गैस के, सही है, लेकिन ये एक्वा सोल्यूशन तो नहीं है, सॉलिड अमोनियम आयोडाइड है। इसको आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाल के नीचे से हीट कर रहे हो, तो सॉलिड अमोनियम आयोडाइड ब्रेक डाउन होकर अमोनिया गैस और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस निकल रही है। ये दोनों कलरलेस गैसेस हैं, तो जब ये निकल रही होंगी तो निकलती हुई दिख तो नहीं रही होंगी आपको। होगा क्या, ये जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और एक वक्त आएगा ये सबका सब डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये पूरी की टेस्ट ट्यूब खाली हो जाएगी नीचे से। ये बात कर रहे हैं, क्लियर है? आगे बढ़े। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर्म व्हेन 2.9 ग्राम ऑफ अमोनियम आयोडाइड इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड। तो देखो मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस तो अच्छे खासे हम कर चुके हैं ऑलरेडी एएलई में। तो इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब गैसेस तो दो हैं, इसने ये तो नहीं बोला कि कौन सी गैस का वॉल्यूम निकालना है, अमोनिया का निकालना है या हाइड्रोजन आयोडाइड का निकालना है। तो इट मीन्स कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम निकालना है आपको, सही है। तो अब इसमें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड फॉर्म व्हेन 2.9 ग्राम ऑफ अमोनियम आयोडाइड इज डिकम्पोज्ड। अमोनियम आयोडाइड का आपको क्या गिवन है, आपको मास गिवन है, तो अमोनियम आयोडाइड के नीचे आप मास लिख दें। अच्छा, आपने वॉल्यूम पहले अमोनिया का निकालो कि अमोनिया का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड होगा जब 2.9 ग्राम अमोनियम आयोडाइड आप डिकम्पोज करोगे, और फिर यही काम हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए करना। सिंपल सा काम है। अगर इसमें मैं देखूं, अमोनियम आयोडाइड के इक्वेशन में 1 मोल्स है और अमोनिया के भी 1 मोल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो मोल्स हम नीचे उतार देते हैं ना ऐसे। फिर अमोनियम आयोडाइड के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी कंपाउंड के मास, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अमोनियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, अमोनियम आयोडाइड का फॉर्मूला आपको पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 into 4, और आयोडीन का एटॉमिक मास प्रोडक्ट टेबल से देख के बताना जरा कितना है, 127 आई थिंक। ये आपके पास 127 into 1, तो ये आ जाएगा 145।
तो अमोनियम आयोडाइड के मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 145 करोगे, 1 × 145 ग्राम ऑफ अमोनियम आयोडाइड। अच्छा, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा ये अमोनिया का? अमोनिया का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। और किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? अगर गैस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो, 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। अभी हमें मास कितना दिया हुआ है? 2.9 ग्राम ऑफ अमोनियम आयोडाइड। तो 2.9 ग्राम ऑफ अमोनियम आयोडाइड से अमोनिया का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड होगा? इसी तरह यही काम आप क्या करोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए भी करोगे। तो उसके लिए भी सब कुछ सेम रहेगा, x इंटू 145, 2.9 इंटू 24। ये जो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा अमोनिया गैस का, वो 2.9 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 145 आ रहा है। 2.9 इंटू 24, ये वॉल्यूम आ रहा है 0.48 डेसीमीटर क्यूब। यही काम आप जब हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए करोगे तो देखो बिल्कुल पूरी वर्किंग सेम है। अमोनिया के 145, अमोनियम आयोडाइड के 145 ग्राम से हाइड्रोजन आयोडाइड का भी 1 मोल यानी 1 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब गैस बनेगी। 2.9 ग्राम से कितनी बनेगी? सेम ही आंसर आएगा ना, सारी वैल्यू सेम है। तो इसका वॉल्यूम भी 0.48 डेसीमीटर क्यूब आएगा। दोनों वॉल्यूम को, ये अमोनिया गैस का वॉल्यूम है, दूसरा वाला हाइड्रोजन आयोडाइड का, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों को आप ऐड करके लिख दोगे 0.48 जो बन जाएगा 0.96 डेसीमीटर क्यूब। ये 2019 का जून पेपर 2 वेरिएंट 2 है। हाँ अली, गैस निकल रही है तो अमोनिया गैस निकल रही है, लिटमस पेपर भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। आपको जब पता है, एक चीज समझ आ गई है कि सब सारा का सारा अमोनियम आयोडाइड डिकम्पोज हो जाएगा तो अमोनियम आयोडाइड खत्म हो जाएगा ना। तो सेकेंडरी स्टेप है हमारा, हम पहले जो आराम से काम हो सकता है उसको लिखेंगे। 127 होना है, किसका आंसर बता रहे हो? 127 तो नहीं आया कुछ। आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट फॉर द आयोडाइड आयन। तो देखो टेस्ट फॉर आयंस में आयोडाइड आयन का टेस्ट क्या होता है? टेस्ट फॉर आयंस का टेबल बार बार मैं कह रहा हूँ कि याद करो। आयोडाइड आयंस का टेस्ट क्या होता है? हम लोग उसमें एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, पहले एसिडिफाई द सॉल्यूशन। एसिडिफाई के लिए हम कोई एसिड डालते हैं एंड ऐड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट जब हम आयोडाइड आयन में डालते हैं तो हमारे पास जो कलर आता है वो येलो प्रेसिपिटेट आता है। अगर तो येलो पीपीटी आयोडाइड आयन है तो येलो पीपीटी आएगा। वो तो कह रहा है आयोडाइड आयन है, मींस येलो पीपीटी आ रहा है। बेसिकली जब सिल्वर नाइट्रेट को आप क्लोराइड आयन में डालते हो ना तो हमारे पास बनता है सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट पीपीटी। इसी तरह जब आप सिल्वर नाइट्रेट को आयोडाइड आयंस में डालते हो तो प्रोडक्ट में बनता है सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड होता है येलो पीपीटी। इसी तरह वैसे एक टेस्ट और होता है जो कि हमारे टेस्ट फॉर आयंस के टेबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बड़ा कॉमन टेस्ट है इसके साथ। जब आप सिल्वर नाइट्रेट को ब्रोमाइड आयन में डालते हो तो बनता है सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर ब्रोमाइड होता है क्रीम पीपीटी। क्रीम पीपीटी या ऑफ वाइट कलर्ड पीपीटी भी कहते हैं जी। एनाइंस का टेस्ट है। देखो कॉपर टू आइंस का टेस्ट तो आप दो तरीकों से कर सकते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी और एक्वस अमोनिया के साथ भी, जिसमें ब्लू पीपीटी आता है। तो ये टेबल देखो मैंने बहुत बार कहा है कि ये टेबल आपको हर हाल में याद करना है, चाहे आप पेपर 4 दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो ये टेबल आपका पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा। तो इस टेबल को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। जितने भी टेस्ट लिखे हुए ना, तो ये जो आयोडाइड आयन का टेस्ट है मैं कहाँ से बता रहा हूँ? इस टेबल से बता रहा हूँ। एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट, येलो पीपीटी। इसी तरह कॉपर का जो आप पूछ रहे हो, कॉपर के दो टेस्ट हैं। कॉपर को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट करोगे तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा? लाइट ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस।
इसी तरह कॉपर को अगर आप एक्वस अमोनिया के साथ टेस्ट करोगे तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, लाइट ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। ये वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। सही है अली, किसका आंसर का वॉल्यूम 0.96 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ रहा है, जो कि सही है। अब अगर तुम कुछ और करा तुम्हारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी इसमें फिर। ये टेबल स्क्रीनशॉट नहीं रहे तुम्हारे पास होना चाहिए, हैंडआउट्स में भी है एक्सीडेंट बेसिस के, और अपना क्या कहते हैं सिलेबस में लगा हुआ होता है टेबल, है रीडली अवेलेबल है। तो ये टेबल आपके पास होना चाहिए और इसको याद कर लो अब। भाई इतने सारे टेबल्स क्या है, 3 टेबल ये हैं और एक सॉल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का टेबल है। हाँ, याद करने वाली और भी चीजें हैं लेकिन अब करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हमारे पास ना हल नहीं है इसका। ये है कि याद ऐसे कर सकते हो, जब आप पास पेपर्स करते हो तो खोल के देख लो टेबल में, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही याद होता जाएगा, फिर थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्वस अमोनियम आयोडाइड रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन। अब देखो अमोनियम आयोडाइड को वो एक्वस फॉर्म में लेके आ गया, अब वो पहले सॉलिड फॉर्म में था। कंस्ट्रक्ट एन आयनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल फॉर दिस रिएक्शन। देखो इसमें आयोडाइड आयन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये दोनों क्या है, हेलोजेंस है। हेलोजेंस हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप 7 में कि जो मोर रिएक्टिव हेलोजन होता है इट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव हेलोजन। जो इसको मेटल्स की तरह जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना, वही वाला है। मोर रिएक्टिव हेलोजन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव हेलोजन। द ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की बात हो रही है। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। बेसिकली ग्रुप 7 के एलिमेंट जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं ना दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होता है, रिडक्शन। तो ये रिड्यूस होना पसंद करते हैं। अब इनमें से कौन जल्दी रिड्यूस होता है, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन देखो उसका साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली गेन कर लेता है। तो फ्लोरीन जो होता है ना वो मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन होता है इन चारों में से। इसी तरह जो आयोडीन होता है वो लीस्ट रिएक्टिव हेलोजन होता है, मतलब डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। अच्छा ये जो है वो खुद रिड्यूस्ड हो रहे हैं, और जो चीज खुद रिड्यूस्ड होती है तो वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, आयोडीन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो आयोडीन वुड बी द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयरएज फ्लोरीन वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फ्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन रिएक्टिव है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। तो देखो होता क्या है कि इसमें आपने अमोनियम आयोडाइड लिया हुआ है, तो अमोनियम आयोडाइड में जो आयोडीन है वो आयोडाइड आयन की फॉर्म में आई नेगेटिव, मतलब ये ऑलरेडी जो है वो रिड्यूस होके बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठा हुआ है। तो आपने अगर इसमें ब्रोमीन को डाला है तो क्या ब्रोमीन मोर रिएक्टिव है आयोडीन से? यस। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो ब्रोमीन कहेगा कि यार मैं मोर रिएक्टिव हूँ, मुझे रिड्यूस होना चाहिए, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, वो कहेगा कि आयोडीन क्यों रिड्यूस होके बैठा हुआ है। तो वो जबरदस्ती आयोडीन को बोलेगा कि मैं रिड्यूस होऊंगा, तुम अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं आयनिक फॉर्म में आऊंगा और तुम जो है वो मेरी तरह एलिमेंटल फॉर्म में चले जाओ। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं, ये तो मैंने आयनिक इक्वेशन बनाई है ना, इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो राइट हैंड साइड पे ब्रोमीन के साथ 2 लगा दोगे, और आयोडीन बाकी सब देखो बैलेंस्ड हो गया ऑलरेडी। आयोडीन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लगा दो, सब बैलेंस हो जाएगा। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मैं अमोनियम आयोडाइड को ब्रोमीन में डालूंगा, एक्वस, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्वस कंडीशंस में ही होता है। तो मैंने एक्वस अमोनियम आयोडाइड और एक्वस ब्रोमीन लिया है, तो ब्रोमीन बीइंग मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन क्या करेगा, जाके आयोडाइड को अमोनियम आयोडाइड से हटा देगा और उसकी जगह पे खुद लग जाएगा ब्रोमाइड आयन बनके, और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करा देगा इनटू एलिमेंटल फॉर्म आयोडीन। सही है। इसकी मैंने आयनिक इक्वेशन बनाएंगे तो आयनिक इक्वेशन इसकी ऐसी दिख बनती है। अब आयनिक इक्वेशन इसकी याद भी रखो, डायरेक्ट आयनिक इक्वेशन बनाना भी सीखो किस तरह से बनेगी, नहीं अगर भूल जाओगे तो कंप्लीट इक्वेशन से आयनिक इक्वेशन भी तुम लोग बना सकते हो।
ये रिएक्टिविटी सीरीज ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की है। फ्लोरीन से आयोडीन तक डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। देखो हम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल में एक रिएक्शन पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। अगर नहीं याद है तो लिख लो। जैसे मेटल्स में पढ़ा था ना कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, इसी तरह मोर रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव हैलोजन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड है, उसमें मैंने ब्रोमीन डाला है, तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। क्योंकि ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से नीचे होता है, तो वो लेस रिएक्टिव होता है। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास लेट से पोटेशियम ब्रोमाइड हो, उसमें मैं क्लोरीन डालूं, तो क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमाइड को हटा के उसकी जगह पे आयन बन के लग जाएगा, और ब्रोमाइड आयन को वो ऑक्सीडाइज करा देगा इनटू ब्रोमीन गैस। और ये सारा काम जो है ना एक्वस कंडीशंस में हो रहा होता है। पोटेशियम क्लोराइड भी एक्वस होगा, ब्रोमीन भी एक्वस होगा। इसी तरह यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस है, क्लोरीन एक्वस है। पोटेशियम क्लोराइड जो बनेगा वो एक्वस फॉर्म में बनेगा, और जो ब्रोमीन गैस बन रही है वो पानी में बन के डिजोल्व हो जाएगी ऑफकोर्स, तो वो भी एक्वस फॉर्म में ही होगी। यहाँ पे कलर चेंजेस भी हो रहे होते हैं। तो क्लोरीन गैस है, पोटेशियम ब्रोमाइड का तो कलर जो है वो कलरलेस है, लेकिन जो क्लोरीन गैस है इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर की गैस जब आप पास करवाओगे पोटेशियम ब्रोमाइड में, तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, वो भी कलरलेस है। लेकिन जो ब्रोमीन गैस बनती है और वो पानी में डिजोल्व हो जाती है, तो जैसे क्लोरीन गैस सोल्यूशन का कलर ग्रीन करती है, ब्रोमीन गैस सोल्यूशन का कलर जो है वो रेड ब्राउन कर देती है। सही है। देखो हम पेपर कर रहे हैं, पेपर में एक क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस का, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें खुद से याद होने चाहिए ना, तो वो KMnO4 है, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7, और K2Cr2O7 है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एक रिड्यूसिंग एजेंट हमें खुद से याद होना चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और दुनिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। ये जो हैलोजेंस हैं ये भी आपस में रिएक्ट करके एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकते हैं। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहा हूँ, तो डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये खुद जो होते हैं, ये जो है वो खुद रिड्यूस होते हैं। तो फ्लोरीन जब रिड्यूस्ड होगा, जो चीज खुद रिड्यूस्ड होती है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है ना। इसी तरह क्लोरीन भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। लेकिन इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो जो सबसे जल्दी रिड्यूस्ड होगा, जो कि फ्लोरीन है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। आयोडीन जो है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, वो देर से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो रिड्यूस देर से होता है, तो दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज भी देर से करेगा। साइन टाइट्रेशन में देखो, डिफरेंट टाइट्रेशन में हम लोग मोस्टली KMnO4 यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकता जिसमें वो कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट यूज ना कर रहा हो, कर सकता है। रिएक्शन हो रहा है ना। अब कोई टाइट्रेशन में यूजुअली हम कलर चेंज देख रहे होते हैं, अगर इंडिकेटर नहीं डाला है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपना कलर चेंज होता है, तो उसमें हम इंडिकेटर डालने से बच जाते हैं। सही है, आगे बढ़े। तो देखो ये जो रिएक्शन हमारा यहाँ पे हो रहा है, जैसे इस रिएक्शन की बात करें जिसमें पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी आयनिक इक्वेशन बनाओ, तो आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे। ठीक है, बैलेंस करने के बाद आप देखोगे कि जो चीजें एक्वस फॉर्म में है वो आयनाइज हो रही हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्युबल सॉल्ट है, तो 2 मोल ऑफ पोटेशियम आयन और 2 मोल ऑफ ब्रोमाइड आयन इसमें से निकलेगा। क्लोरीन सिंपल एलिमेंट है, तो एलिमेंटल फॉर्म कभी भी आयनाइज नहीं होती है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे 2 मोल ऑफ पोटेशियम आयन और 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन निकलता है, और ब्रोमीन एक्वस फॉर्म में, जो एलिमेंटल फॉर्म में, वो आयनाइज नहीं होती है। फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट पे जो चीजें आइन सेम है उनको हम सर्किल कर देते हैं, जैसे कि पोटेशियम आइन और पोटेशियम आइन जो स्पेक्टेटर आइंस होते हैं, और इन स्पेक्टेटर आइंस को हम आयनिक इक्वेशन बनाते वक्त नहीं लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज बची है वो सारी एक साथ लिख दोगे, और राइट हैंड साइड पे जो चीजें बची है वो सारी एक साथ लिख दोगे। स्टेट सिंबल इनके क्या है, एक्वस, सबके एक्वस है क्योंकि सब पानी में डिजोल्व हुए हैं। तो ये इसकी आयनिक इक्वेशन बन जाएगी। या आयनिक इक्वेशन डायरेक्टली भी बनाना सीख लो ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड को मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो मुझे पता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और आयोडीन आ जाएगा। तो आयोडाइड आइंस आई नेगेटिव था, ब्रोमीन Br2
और ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड आयन बन जाएगा Br-1 और आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन बन जाएगा एलिमेंटल फॉर्म में। ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो राइट हैंड साइड पे ब्रोमाइड आयन के साथ 2 लगा देना। आयोडीन राइट हैंड साइड पे 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आयोडाइड आयन के साथ 2 लगा देना। और इनके सबके स्टेट सिंबल क्या हो जाएंगे? एक्वस। ये सब पानी में डिसॉल्व है। तो ये काम पूरा करने के बजाय आप हेलोजेंस के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, आयनिक इक्वेशन, वो डायरेक्टली बनाना सीखो। जैसे मेटल्स में सीखी भी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें याद होगा कि हमारे पास कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन था, इसके अंदर हमने ना जिंक डाला था, जिंक मेटल। तो जिंक इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो ऊपर है कॉपर से। तो जिंक विल ऑक्सीडाइजेस, मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो कहता है कि मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा। अब यहाँ पे कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा हुआ है, ये भी एक्वस में होगा। जिंक सॉलिड फॉर्म में डाला है तुमने, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होके बैठा हुआ है। जिंक उसके पास जाएगा, बोलेगा कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन गेन करो, मैं इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 पॉजिटिव आयन बनाऊंगा और मैं जिंक सल्फेट के साथ लगूंगा। तो कॉपर को कहता है कि तुम एलिमेंटल फॉर्म में आ जाओ। तो क्यों ऐसा कर पा रहा है जिंक? क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है। इसकी आयनिक इक्वेशन अगर मैं डायरेक्टली बनाऊं तो मुझे पता है कि भाई देखो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे और जिंक मैंने एलिमेंटल फॉर्म में डाला था। फिर क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी आयनिक इक्वेशन डायरेक्ट बना लेते हैं। और जो मेटल्स में एक्वस आयनिक फॉर्म में जो चीज होती है वो एक्वस होती है, बाकी एलिमेंटल फॉर्म में जो मेटल होता है वो सॉलिड होता है। इसी तरह हैलोजेंस की भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लोरीन सिंपल, देखो जब भी हम आयनिक इक्वेशन बनाते हैं तो जो सिंपल एलिमेंट्स होते, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो चीजें एलिमेंटल फॉर्म में होती है वो कभी भी आयोनाइज नहीं होती। जैसे कि मेटल है, अगर कोई लिखा हुआ है मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, तो ये आयोनाइज नहीं होगा। सिंपल मॉलिक्यूल जैसे क्लोरीन लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, ब्रोमीन लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है, तो आयनिक इक्वेशन बनाते वक्त ये कभी भी आयोनाइज नहीं होते हैं। और क्या चीज आयोनाइज नहीं होती है? जो आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में जैसे क्लोराइड के सॉल्ट आ गया, लेड टू क्लोराइड आ गया, सिल्वर क्लोराइड आ गया, यही तो प्रेसिपिटेट बनाते हैं ना। बेरियम सल्फेट आ गया, कैल्शियम सल्फेट आ गया, लेड टू सल्फेट आ गया। सही है। इसी तरह आपके पास ग्रुप 2 की मेटल ऑक्साइड्स आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गई, कैल्शियम ऑक्साइड आ गई, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये कभी भी आयनाइज नहीं होते। इसी तरह एलिमेंटल फॉर्म में जो चीजें वो आयनाइज नहीं होती हैं, और जो एलिमेंटल फॉर्म में मेटल्स हैं वो आयनाइज नहीं होते। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, क्योंकि वो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में है। तो जिंक जो है वो हम कैसे कह सकते हैं कि जिंक जो है वो +2 चार्ज बनाएगा? क्या पता वो +1 बनाता हो। तो देखो तुम्हारी एक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोग कहते तो हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ये बात हम लोग ओ लेवल की हद तक कहते हैं, लेकिन ये बात जो है ना वो गलत है। इसमें सारे के सारे मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते। जो फर्स्ट रो है ना इसकी, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में, ये ट्रांजिशन मेटल्स है, लेकिन इसमें भी सारे के सारे मेटल ट्रांजिशन मेटल नहीं है। इसमें आपका फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम और आखिरी होता है जिंक। तो जिंक और स्कैंडियम आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। सिमिलरली आपने दो ट्रांजिशन मेटल में दो मेटल आइंस का चार्ज याद रखना है। जिंक जो है वो हमेशा +2 ही चार्ज बनाता है, इसके अलावा और कोई चार्ज जिंक नहीं बनाता है। तो ये आपने याद रखना है। आई थिंक लास्ट पेपर में भी ये चीज कहीं ना कहीं डिस्कस हुई है। इसी तरह दूसरा कौन सा मेटल है जो 2 और 3 के बीच में है, जिसका आपने चार्ज याद रखना है? डेट इज सिल्वर। सिल्वर हमेशा +1 बनाता है, सिल्वर +2 +3 नहीं बनाएगा कभी भी। तो सिल्वर हमेशा 1 बनाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये दोनों याद रखो, हेल्प होगी। सही है। एजम किसने पूछा था? माज ने। तो कुछ चीजें ना याद रखनी पड़ेंगी, साथ साथ हमारी क्लास में पढ़ते हुए भी बातें होती हैं इन पे, और अब यहाँ पे भी हो रही हैं। तो अब यहाँ पे आप अपनी नोट टेकिंग कर लो, कहीं ना कहीं लेक्चर बनाओ सॉल्व करते हुए, ताकि चीजें याद रह जाए। तो आयनिक इक्वेशन बनानी थी, बेसिकली उसने जो लिया था ना वो अमोनियम आयोडाइड लिया था। अब अमोनियम आयोडाइड हमारे पास, हमें पता है उसमें अगर मैं उसकी कंप्लीट इक्वेशन से आयनिक इक्वेशन बनाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसमें पहले तो मैं इसको बैलेंस करूंगा, तो अमोनियम आयोडाइड के साथ 2 मोल आ जाएगा और अमोनियम ब्रोमाइड का 2 मोल आ जाएगा।
और जब मैं इसके आइंस बनाऊंगा तो 2 मोल ऑफ अमोनियम आइन आयनाइज होगा, इसमें से 2 मोल ऑफ आयोडाइड आइन। ब्रोमीन सिंपल मॉलिक्यूल है, ये आयनाइज नहीं होगा एलिमेंटल फॉर्म में। इसी तरह अमोनियम ब्रोमाइड में 2 मोल ऑफ अमोनियम आइन एंड 2 मोल ऑफ ब्रोमाइड आइन। सिमिलरली आयोडीन सिंपल एलिमेंट है। लेफ्ट एंड राइट पे जो हमारे पास आइंस हैं उनको मैं अमोनियम आइन जैसे स्पेक्टेटर आइंस है तो आयनिक इक्वेशन में वो नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली आयनिक इक्वेशन इसकी बनाना सीखो, कि मुश्किल चीज नहीं है। मुझे पता है अमोनियम आयोडाइड है तो इसमें आयोडाइड आइन आई नेगेटिव आइन है, और ब्रोमीन डाली है आपने तो ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में होगी। अब ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड आइन बना लेगा, ग्रुप 7 का -1 चार्ज बनाएगा, और आयोडाइड आइन इसकी एलिमेंटल फॉर्म आयोडीन होगी। बस आपने बैलेंस करना है, ब्रोमीन लेफ्ट पे 2 है तो राइट पे 2 मोल्स कर दो, आयोडीन राइट पे 2 है तो लेफ्ट पे 2 मोल्स कर दो, और स्टेट सिंबल सबके एक्वस दे दो। ना कि आप पूरी आयनिक इक्वेशन बनाने जाओ। अगर ये नहीं समझ आ रहा हो तो फिर आपके पास कोई हल नहीं है, आपने आयनिक इक्वेशन पूरी बना के आयन निकाल के फिर आयनिक इक्वेशन डेवलप करनी है। लेकिन अगर ये चीज समझ जाओगे तो देखो तुम्हारा टाइम सेव होगा। चलें आगे। कह रहा है कि सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस अमोनियम आयोडाइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड जो है जब वो अमोनियम आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में था तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास फ्री आइंस नहीं है, ठीक है। और जब एक्वस फॉर्म में है क्योंकि वो आयोनाइज हुआ हुआ है, सॉल्युबल सॉल्ट है, अमोनियम आइंस अमोनियम सॉल्ट सारे के सारे सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, तो उसके पास फ्री आइंस होंगे इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो सॉलिड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास नो फ्री आइंस, और एक्वस अमोनियम आयोडाइड इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री आइंस है। सॉल्यूशन हैज फ्री आइंस, ठीक है, आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का सवाल है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड reacts with oxygen to form nitrogen dioxide. If this reaction is investigated in a closed system, a dynamic equilibrium is established. Dynamic equilibrium क्या होता है? In a reversible reaction, when rate of forward reaction becomes equals to rate of backward reaction, a dynamic equilibrium is established. ठीक है, इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद रखना जो मैंने अभी बताई है, हमने क्लास में भी लिखी है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड। वो ये पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लोज सिस्टम टू एस्टैब्लिश अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो बनने के बाद अगर मैं ये ओपन वेसल होगा मेरा, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। तो अगर वो बाहर निकल जाएगा तो रिएक्टेंट में वापस कौन कन्वर्ट होगा? इसलिए क्लोज सिस्टम चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बाहर ना निकले, तभी तो वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। बाहर निकल जाएगा तो फिर प्रोडक्ट है ही नहीं, तो रिएक्टेंट में क्या कन्वर्ट होगा? नहीं, इट इज अ पहले ये लिखना इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिखना है जो लिखवाई हुई है। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लोज सिस्टम सो दैट प्रोडक्ट्स डू नॉट स्किप। फिर आगे कह रहा है द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डिक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज केप्ट कांस्टेंट। Predict and explain what will happen if anything to the composition of the equilibrium mixture। देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं 3 फैक्टर्स। एक हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट, दूसरा फैक्टर है हमारे पास प्रेशर, और तीसरा फैक्टर होता है हमारे पास टेम्परेचर। तीनों फैक्टर को डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कौन सा फैक्टर किस वजह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है और किस जगह पे करता है, राइट करेगा या लेफ्ट करेगा। तो इसमें उसने पूछा है प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ एनीथिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। आपने प्रिडिक्ट करना है और साथ में एक्सप्लेन भी करना है। और किससे? द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डिक्रीज, बाकी सारी चीजें टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम इज केप्ट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट ही है क्योंकि उसकी कोई बात नहीं करी है। तो जब प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो प्रेशर का हमने क्या पढ़ा है कि इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस,
जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इस इक्वेशन में, तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 3 मोल्स हैं। और राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस फॉर्म में है और वहां पे 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो हमारे पास मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा रिएक्टेंट साइड पर है और प्रोडक्ट साइड पर मोल्स ऑफ गैसेस कम है। रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल है, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल है गैसेस का। सिर्फ गैसेस के मोल्स देखेंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस। मतलब इस इक्विलिब्रियम में प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, ये राइट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रेशर डिक्रीज करे, तो प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन रही है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर बताओ, तो कॉम्पोजिशन में क्या फर्क पड़ेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बढ़ जाएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, या आप ये भी लिख सकते हो कि कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इंक्रीजेस। एक चीज लिख दो कोई, और एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ moles of gases on left hand side are greater। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से उल्टा होता है, लेसर से ग्रेटर की तरफ जाता है। डिक्रीज इंक्रीज करने से ग्रेटर से लेसर की तरफ जाएगा, डिक्रीज करने से लेसर से ग्रेटर की तरफ जाएगा। सही है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स लेफ्ट, जब तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम हुआ है। हाँ, अब बाकी क्वेश्चन इसके आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो पूछता है, लेकिन यहाँ पे इसने ना थोड़ा सा ट्विस्ट क्या डाला है, उसने बोला है कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर बताओ, और कॉम्पोजिशन को देखो बोल्ड भी करा है। मतलब वो ये पूछ रहा है कॉम्पोजिशन किस किस की बनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किस में कौन कम हो रहा है, कौन ज्यादा बन रहा है, इस वजह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है हमने यहाँ पे फैजान, इसलिए इस वजह से हमने ना का प्रोडक्ट का नाम लिया है बकायदा, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली कॉम्पोजिशन का वर्ड लिख के दिया हुआ है मुझे। चलें आगे बढ़े। आगे कह रहे थे टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डिक्रीज, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज केप्ट कांस्टेंट, सजेस्ट व्हेयर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स राइट। अब देखो ये जो इसने हमें रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर ये तो नहीं बताया हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। मुझे ये पता है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो जाता है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ तो इसने बताया हुआ नहीं है, लेकिन इसने साथ में ये बोला हुआ है कि द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर डिक्रीज किया है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वो कह रहा है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स राइट, तो तुम्हें खुद बता रहा है कि राइट पे शिफ्ट हुआ है। तो डिक्रीज करने से राइट पे कब शिफ्ट होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट पे जाएगा, और अगर डिक्रीज करोगे तो आपका सॉरी राइट पे जाएगा, ये डिक्रीज है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टुवर्ड्स राइट गया है, तो बताओ क्यों गया होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस। देखो रेट ऑफ अ रिएक्शन के अपने 5 अलग फैक्टर्स हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन के अलग फैक्टर्स हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अलग फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, आप अक्सर स्टूडेंट जो है ना मिला देते हैं उनको, ये अलग अलग है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन,
इसमें हमारे पास पहला फैक्टर ये है आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, तो देयर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीजेस। इसी तरह अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज करते हो तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि more number of particles have greater frequency of collision, so chances of successful collision increases। इसी तरह प्रेशर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने से अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट्स हैं तो दे मूव क्लोजर टुगेदर, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन अगेन इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। चौथा फैक्टर आपके पास है, अच्छा ये तीन फैक्टर ना कॉमन है, ये तीन फैक्टर्स आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे अलग है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का रेट से कोई ताल्लुक नहीं है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कोई अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। जैसे इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से वो इक्विलिब्रिया राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है, लेकिन रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट का फर्क आप रेट का इफेक्ट अलग देखोगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा रेट इंक्रीज होता है, चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे ना हो। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। बेशक पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा होगा। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन के हमारे पास दो फैक्टर्स और है, सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो रेट इंक्रीज होगा, और पांचवा फैक्टर है कैटलिस्ट यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के तीन फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, प्रेशर और टेम्परेचर। तीनों के फैक्टर हमने अलग अलग पढ़े हुए हैं। टेम्परेचर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, बट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये मैंने कहा है ना, याद करके रखो, एंडो और एक्सो के लिए बहुत बार बनवाया है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो राइट पे जाएगा, और अगर डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा। और अगर तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उल्टा इफेक्ट होगा, वो पीछे आएगा, और डिक्रीज करने से आगे जाएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे वो एंडो हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या एक्सो, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज ही होगा, तो रेट जो है वो डिक्रीज होगा। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज पार्टिकल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट लिखोगे ना ऑन रेट ऑफ रिएक्शन तो काइनेटिक एनर्जी का वर्ड जरूर यूज करना, लेस काइनेटिक एनर्जी, सो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी। और जब लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, सो चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन डिक्रीजेस। सक्सेसफुल कोलिजन डिक्रीजेस, ठीक है, ये बहुत बार लिखवाया हुआ है आंसर, क्लास में भी लिखा है हमने, और क्या कहते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे। अभी हमने कितने 21, 22 2 साल के पेपर्स करे हैं, 4 पेपर्स करे हैं, 4 पेपर्स में से हमारे पास अच्छे खासे इसके बार अच्छा खासे टाइम ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। नहीं, एक्सोथर्मिक आप एजम इस तरह से जज नहीं कर सकते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा है या कम है। क्या पता ज्यादा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हो लेकिन वो बॉन्ड वीक हो, तो एनर्जी जो है वो कम रिलीज हो रही होगी। तो वी कैन नॉट जज बाय जस्ट लुकिंग द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वी हैव टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ ईच एंड एवरी बॉन्ड। तो वो तो वैसे तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें कह रहे हैं ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, हमें पता है कि ग्रुप 6 का जो होता है वो जब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एलिमेंट तो वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 7 के 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप 5 के एलिमेंट 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप 4 के 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो दोनों O2 में दोनों ऑक्सीजन ग्रुप 6 के ही हैं, दोनों ऑक्सीजन ही है, तो दोनों आपस में 2-2 बॉन्ड बनाएंगे। और एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा। 2 बॉन्ड बनाए हुए तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लग जाएंगे। बाकी के ऑक्सीजन के आउटर शेल में लोन पेयर कितने होते हैं,
दो और के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो बाकी लोन पेयर भी दिखाना। अगर लोन पेयर बनाना भूल जाओगे तो ये 1 मार्क नहीं मिलेगा तुम्हें। शेड पेयर भी बनाने हैं और लोन पेयर भी बनाने होते हैं। आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बनाने होते हैं। सही है। आगे कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म आयनिक फ्रॉम क्वेश्चन। हुनैन तुम कौन से पार्ट 8B इंटरनेट इशू था? चलो इसकी रिकॉर्डिंग से देख लेना। इर्तिजा कोवलेंट वाली बात क्या समझ नहीं आई? कोवलेंट बॉन्डिंग बनाना आती है? अगर नहीं आती तो बच्चे एक काम करो, कोवलेंट बॉन्डिंग जरा देख लो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से। बड़ी आसान सी चीज है, 15 मिनट में समझ आ जाएगी। फिर भी नहीं आए तो फिर मुझे बता देना, फिर हम किसी दिन समझ लेंगे बैठ के। गैस टॉपिक्स तुम लोग देखो, गैस टॉपिक्स क्वेश्चन करते करते हमारी बहुत बार बात हुई है अभी भी, कि क्या लग रहा है कि कौन से चैप्टर्स को वो बहुत कम यूज कर रहा है, तो वो चैप्टर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस पे बड़े कम क्वेश्चन है अभी रिसेंट ईयर्स में, तो इलेक्ट्रोलिसिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है। इसी तरह आपका एल्केन्स पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, तो एल्केन्स पे शायद ना दे, एल्कीन्स पे दे दे इस बार। एल्कोहल्स पे क्वेश्चन कम आए हुए हैं। तो गैस टॉपिक इस तरह से बताए जा सकते हैं, लेकिन वो श्योरिटी नहीं होती है। हाँ, मैं हम लोग एक रिवीजन क्लासेस प्लान कर रहे हैं, तो वो रिवीजन क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ कैंपस पे करेंगे बॉडमास के। तो उसमें आपके पास मेरा इरादा यह है कि वो 4 to 5 डेज की रिवीजन क्लासेस के बाद आपके 3 मॉक पेपर मैं लूंगा। उन 3 मॉक पेपर में मैं ट्राई ये करूंगा कि जितने टॉपिक्स आपके अभी तक लग रहा है कि आ सकते हैं, या जितने भी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, उन सारों को 3 मॉक्स में डालें। हर मॉक आप एक दिन दोगे और रात में उसको हम डिस्कस कर लेंगे ऐसे। तो वो एक तरह से उसको आप एज अ गैस ले सकते हो। बट साइंसेस के सब्जेक्ट में गैस पेपर बनाना इट्स नॉट दैट थिंग कि आप बना सकते हो। टॉपिक आप हाँ गैस फिर भी कर सकते हो, लेकिन वो भी एक एजुकेटेड गैस है, वो लगे ना लगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और आप एक क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, तो 10 के 10 पार्ट्स आप नहीं डिजाइन कर सकते। हाँ, टॉपिक आप बता सकते हो कि हमें ये लग रहा है कि ये टॉपिक से नहीं आया है, क्या पता अभी आ जाए। सही है। देखो हमारी जो रेगुलर क्लासेस है ना, तो वो अपनी जगह पे रहेंगी। अब अगर आप ये कह रहे हो कि गैस पेपर, सॉरी, वर्कशॉप में किसी और एरिया में करवा लूँ, तो प्रॉब्लम यह है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकेगी। तो 30 मिनट्स अगर किसी के घर से लग रहे हैं नॉर्थ कैंपस आने में, तो ट्राई कर लो, ज्यादा दिन की बात नहीं है। 4-5 क्लासेस रिवीजन की होंगी, 3 दिन मॉक के लिए आना पड़ेगा। सुबह के टाइम पे होगी 10 से 12 के बीच में, तो कोई क्लासेस का क्लैश भी नहीं आएगा। हाँ, आउटसाइडर्स के लिए अलाउ है। आपकी एक मिनिमल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस होगी, वो आपको डिटेल शेयर हो जाएंगी, तो आप जाके कैंपस पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो मॉक पेपर अगर देना है तो। सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन हमने कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने तुम्हें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता दिए ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, NO2। कुछ बॉन्डिंग में हम लोग कुछ गैसेस के फॉर्मूला कहते हैं कि याद होने चाहिए। जैसे कि अमोनिया गैस है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, NH3। वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का SO3। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसी तरह कुछ पॉलीएटॉमिक आइंस है हमारे पास, सल्फेट आइन, कार्बोनेट आइन, नाइट्रेट आइन। तो इन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वो आपको लिख कर नहीं देगा। सल्फेट आइन हो गया, फिर सल्फाइड आइन हो गया, नाइट्रेट आइन हो गया, फिर नाइट्राइट आइन हो गया, फॉस्फेट आइन हो गया PO4 3 नेगेटिव, फिर फॉस्फेट आइन हो गया PO3 3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट आइन हो गया, कार्बोनेट आइन हो गया CO3 2 नेगेटिव। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आइन हो गया, अमोनियम आइन हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। वाटर का फॉर्मूला तो सबको याद होता है, H2O। प्रोडक्ट में नाइट्रिक एसिड बन रहा है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ भी है। लेकिन नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला मैं कभी नहीं कहता याद करो। अगर वो बोलेगा नाइट्रस एसिड, तो वो फॉर्मूला लिख के देगा HNO2। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे हैं। 1 मार्क के लिए इक्वेशन है, तो 1 मार्क में आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख के बैलेंस करना होता है।
लेकिन अगर केमिकल इक्वेशन 2 मार्क्स की, इसमें 2 मार्क्स दिए हुए तो आपको फिर स्टेट सिंबल्स भी लिखने होते हैं, कौन सी चीज सॉलिड फॉर्म में, कौन सी लिक्विड फॉर्म में, या कौन सी एक्वस फॉर्म में। तो स्टेट सिंबल्स तो आप यहाँ पे इसके नहीं बता सकते, इसलिए इसने सिर्फ 1 मार्क की दी हुई है इक्वेशन, इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने की भरपूर कोशिश करना, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस पर। ठीक है, अब अगर तुम्हें यहाँ पे बैलेंसिंग समझ आ रही है, मुझे ये दिख रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा के देखता हूँ पहले। तो मेरे यहाँ पे 2 लगाने से बाकी सब कुछ खुद ही ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन जो है वो 3 हो गए, 2 to the 4 5 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी 5 हो गए, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई है। मुझे आगे बढ़ना है। Nitric acid is a strong acid and nitrous acid is a weak acid. Describe the difference between strong and weak acid. बहुत simple है, acid that completely ionizes are strong acid and acid that incompletely ionizes are weak acids. ठीक है, ये हम बात नहीं कर रहे हैं इस पे, लेकिन अगर इसकी इक्वेशन बनाने के लिए कहता तो नाइट्रिक एसिड की आयनाइजेशन आप कैसे दिखाओगे, इरिवर्सिबल के सिंबल से, H पॉजिटिव आइन और NO3-1 आइन। नाइट्रिक एसिड तो हमें याद होना चाहिए। नाइट्रस एसिड में हमारे पास जो आइन होगा ना वो H पॉजिटिव आइन और नाइट्राइट आइन होगा, जो कि NO2-1 होता है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, और ये नाइट्राइट आइन का फॉर्मूला वैसे भी तुम्हें याद रखना होता है, लेकिन यहाँ पे जो आप साइन बनाओगे ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बनाओगे। वीक एसिड के लिए ना रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बनाते हैं बीच में। क्लियर है, तो ये याद रखना। जी अहमद, ट्राई ये है कि कंप्लीट सिलेबस होगा लेकिन फास्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन 9 जो है वो हमारा पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है कि वन ऑफ द प्लास्टिक इन द एडिशन पॉलीमर पॉलीक्लोरोइथेन, कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीक्लोरोइथीन। अब पॉलीक्लोरोइथीन जो है वो जो मोनोमर है, ये अंदर की जो चीज है ना ये मोनोमर है इसका बेसिकली। तो ये किस मॉलिक्यूल से बना होगा, वो कह रहे हैं वन ऑफ द प्लास्टिक is the addition of polymer polychloroethene. Complete the equation to show the formation of polychloroethene. तो polychloroethene जो बन रही होगी वो क्लोरोइथीन के मोनोमर से बन रही होगी। तो क्लोरोइथीन का जो अंदर मोनोमर है वही आप बाहर निकाल के लिख दो, और उसमें बस क्या लिख दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बीच में लगा दो। ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स होंगे, तो आप एटलीस्ट 2 बना दो यहाँ पे बस। ये लोग आपस में रिएक्ट होके क्या होगा कि इनके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होंगे और ये लोग आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे कार्बन। अब यहाँ पे जो N लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ मोनोमर्स है। अब ये 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, तो आप 2000 मोनोमर्स लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं बनाने वाले। ठीक है, फिर कह रहे थे कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द कंप्लीट कंबशन ऑफ पॉलीक्लोरोइथीन। पॉलीक्लोरोइथीन भी देखो एक हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन चेन है। अब इसमें बहुत लंबे चेन होगी, अगर 100 मोनोमर्स भी हैं 200 कार्बन आ जाएंगे। अब ये भी जलेगा, प्लास्टिक जैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन जलाओगे तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है तो वो HCl भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कह रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर पॉलीक्लोरोइथीन। अच्छा, उसने पॉलीक्लोरोइथीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। लेकिन अगर ऐसे 1000 मोनोमर्स अगर ज्वाइन होके ये पॉलीमर बन रहा है तो तुम्हें पता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2000 हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम 3000 हो जाएंगे और क्लोरीन एटम्स 1000 हो जाएंगे। उसने एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब दोनों को अगर आप 1000 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा C2H3Cl। कंबशन इक्वेशन दी हुई है, कंबशन प्रोडक्ट्स इसके तो आपको नहीं पता, आपको तो कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स पता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाइड्रोकार्बन्स के, एल्केन एल्कीन्स और अल्कोहल्स के। लेकिन ये तो पॉलीक्लोरोइथीन है, इसमें क्लोरीन भी है, तो एक कंबशन प्रोडक्ट HCl भी है जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। आपने क्या करना है, कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द कंप्लीट कंबशन। इक्वेशन में से मोल्स बैलेंसिंग करनी है और कुछ नहीं करना। तो बैलेंसिंग के अगेन मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, ट्राई करो पूरी, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कार्बन है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लगा देता हूँ, तो कार्बन बैलेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे, यहाँ से 2 हो जाएंगे। अब क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है। अब राइट हैंड साइड पे 3 हाइड्रोजन बनाने के लिए मैं वाटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बन जाए, तो मुझे कोई फ्रैक्शन लाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाइड्रोजन 3 बन जाएगा, लेकिन ये बात समझना ज्यादातर लोगों को मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं पता है क्या करूंगा कि मैं पहले जो पॉलीक्लोरोथीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन 4 बन गए, हाइड्रोजन 6 है तो राइट हैंड साइड पे 6 बनाने के लिए 3 to the 6 कर दो। ठीक है, और
बाकी रह गया फिर ऑक्सीजन और क्लोरीन। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हो गए, तो राइट हैंड साइड पे HCl को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये होगी कि हाइड्रोजन जो है वो राइट हैंड साइड पे HCl को जब 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ये भी 2 बन गया, तो हाइड्रोजन अब 3 2 6 7 8 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके 6 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से प्रॉब्लम होती रहेगी अगर आप फ्रैक्शन को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, तो आपने हाइड्रो देखो मैं जो जैसे कंबशन इक्वेशन तुम लोगों को बैलेंस करना सिखाता हूँ ना, उसको पहले वैसे फॉलो कर लो ना। कार्बन यहाँ पे 2 है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 2 बना दो। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो मोल्स ऑफ वाटर को हाफ कर देते हैं ना, 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर ऐसे बैलेंस कर सकते हो तो जल्दी हो जाएगी, वरना पे फंस जाओगे। अब आप राइट हैंड साइड पे काउंट करो अगर, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 4 और 3/2 इंटू 1, 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हो, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 5.5। लेफ्ट हैंड साइड पे 5.5 बनाने के लिए आपको O2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5.5 बन जाए, मतलब O2 है ना, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आई बात। लेकिन HCl का यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम आएगा, तो HCl को मुझे जो है ना एक कम करना है। देखो हाइड्रोजन जो है ना वो वाटर के साथ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन जो है ना HCl के साथ भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो मैं वाटर को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम वैसे भी हो जाना है। क्लोरीन HCl को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैसे भी मेरा काम हो जाना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपका कितना राइट हैंड साइड पे हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 और वाटर के साथ 1 5। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 5 बनाना है, तो आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2.5 लिख दो उसकी जगह पे। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन ट्रायल एंड बैलेंसिंग ही है। अगर आप इसको कहो कि भाई कोई इसका शॉर्टकट बता दो, तो कंबशन इक्वेशन का तो शॉर्टकट है, लेकिन बाकी इक्वेशंस का नहीं। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैंने बोला यार अगर मैं C2H3Cl को 1 मोल फिक्स कर दूं तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हो गया, तो राइट हैंड साइड पे 2 बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन अभी भी 3 है, 2 वाटर के साथ और 1 HCl के साथ। तो इनके साथ 1 1 लगाओ ताकि ये यही नंबर रहे इनके। अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो गया 2 2 4 और वाटर के साथ हो गया 1 1 1। टोटल 5 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बनाना है, तो मैं 2.5 से O2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 बन जाएगा। क्लोरीन राइट हैंड साइड पे 5 है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 है, तो ये बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। सही। अच्छा, फिर पूछ रहा है सजेस्ट व्हाई द कंबशन ऑफ पॉलीक्लोरोजेन विल कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। भाई जब इसको जला रहे हो तो इसमें से HCl भी निकल रहा है ना, HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल रही होगी, क्योंकि बर्निंग होके निकल रहा है, कंबशन प्रोडक्ट है, तो HCl एसिड है। तो सीधा सीधा एसिडिक गैस जब हवा में जाएगी, जब बारिश होगी तो पानी के साथ डिसॉल्व होकर वो एक्वस HCl बन के आ जाएगा। तो HCl गैस इज एसिडिक व्हेन dissolved in water. It gives H positive ions। ठीक है, बस H पॉजिटिव आइन मतलब पानी को वो एसिडिक बना देगा। व्हेन डिसॉल्व इन रेन वाटर कर दो उसको, चलो। क्लियर है बात। आगे है some waste plastics such as nylon or polyamides give one large scale of nylon। नायलॉन जो है वो नायलॉन रोप्स बनाने के लिए यूज होता है, नायलॉन की जो रस्सी होती है फिशिंग नेट्स बनाने के लिए यूज होता है, और नायलॉन का कपड़ा भी होता है, क्लोथिंग के लिए भी यूज होता है। तो ये भी एक लिख सकते हो। स्ट्रक्चर shows the monomer that can be used to make polyamide। so this is amino acids। अब अमाइनो एसिड में ये जो हमारा बीच का कार्बन है, इसके राइट हैंड साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना ये अमाइन कहलाता है। दिस दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अमाइनो एसिड। अब जिसने पॉलीमराइजेशन पढ़ा हुआ है मेरे साथ उसको पता है
कह रहा है ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीएमाइड शोड टू रिपीट यूनिट्स। तो बेसिकली होता है क्या है, जैसे एस्टर बनता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का, इसी तरह हमारे पास पॉलीएमाइड बनता है जिसमें हमने जो डब्बे बनाए ना, अब यहाँ पे इसने ना हाइड्रोकार्बन चेन दिखा दी है बीच में, तो बस यही रिपीटेड यूनिट है। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे इसके अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम ऐसे भी बनाते हैं। इसी तरह यही वाला एक और इसका मोनोमर अगर इस तरह से यहाँ पर है, मैं इसको डिफरेंट कलर में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या चल रहा है, आपने एक ही कलर में बनाना होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो अमाइन है इसका हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ये आपस में रिएक्ट करके निकल जाएगा, वाटर बना लेगा, और ये वाला कार्बन और नाइट्रोजन बीच में जुड़ जाता है। तो जहां जहां NH2 है इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल जाएगा। तो जो पॉलीमर आपके पास बचेगा वो इनके अलावा जो निकल गया, इनके अलावा जो चीज है वो बचेगी। अब मैंने यहाँ पे तो ये बना दिया कि बन कैसे रहे, लेकिन आपने यहाँ पे ये नहीं बनाना, आपने फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है जो बनने के बाद दिखेगा। और बनने के बाद आपको कैसा दिखेगा, इसको कहाँ बनाए, ऊपर बना देता हूँ उसको ना। तो ये वाला पार्ट ज्वाइन हुआ, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो उसका नाइट्रोजन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, लाइक दिस। तो दिस इज पॉलीएमाइड, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना इसमें, ये अमाइड ग्रुप है। भाई अल्कोहल तो है ही नहीं यहाँ पे, जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH लेते हैं, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो अल्कोहल का OH निकालते हैं। चलें आगे बढ़े। अब इसने पॉलीमराइजेशन अभी तक नहीं पढ़ी है, स्पेशली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो ऑब्वियसली उसको तो अभी नहीं समझ आया होगा, ये अभी पढ़ोगे मेरे साथ तो आ जाएगा। आगे कह रहा है कॉपर वेस्ट इज मेल्टेड एंड देन कूल्ड टू मेक न्यू ऑब्जेक्ट्स। कॉपर मेटल है, उसको मेल्ट करके कोई न्यू शेप बनाना है तो हम उसको बना सकते हैं। यूज kinetic particle theory to describe the changes in the movement and arrangement of the particle when liquid cools to become a solid। देखो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं these are regularly arranged and close together। तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉपर की बात करिए तो कॉपर मेटल आयन होंगे, तो जब लिक्विड से सॉलिड में जाओगे तो पार्टिकल्स मूव क्लोजर to each other and get regularly arranged in the form of layers। Explain in terms of structure and bonding by copper as a high melting point। तो आई थिंक लास्ट क्लास में ग्रुप पे भी आप लोगों को भेजा था कि बाय मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बाय आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बाय सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बाय जायंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एजम वो अमाइड ही होता है, डायमाइन और डाइकार्बोक्सिलिक, वही तो बनाया। अच्छा, ये दो होते हैं ना हमारे पास, अमाइड लिंकेज जो है वो नाइलॉन बनता है उससे, अगर डायमाइन और डाइकार्बोक्सिलिक होता है, लेकिन अगर अमाइनो एसिड होता है तो एक ही मॉलिक्यूल में अमाइन भी है कार्बोक्सिलिक भी है। तो जो नेचुरल अमाइड लिंकेजेस होती हैं, जो प्रोटीन जिनका बनता है वो अमाइनो एसिड से बनता है, जो ऊपर स्ट्रक्चर था वो प्रोटीन का था। अच्छा, तो ये आंसर देखो ग्रुप पे भी पढ़े हुए हैं, अभी लास्ट पिक्चर भेजी थी आई थिंक उस्मान ने, जो मैंने लिखवाया हुआ था तो वो भेजे हुए, तो ये मैं अब दोबारा नहीं करवा रहा, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात की है इस पे हमने। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हमारे पास द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनोइक एसिड आर शोन। साइक्लोब्यूटेनॉल क्यों बोला हुआ है इसको, क्योंकि 4 कार्बन जो है वो साइक्लिक उसमें लगे हुए हैं, और ब्यूटेनोइक एसिड आपके सामने है। एक्सप्लेन व्हाई साइक्लोब्यूटेनॉल इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन।
साइक्लोब्यूटेनॉल को हाइड्रोकार्बन वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि देखो कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स हो, हाइड्रोजन और कार्बन। अब ब्यूटेनोइक एसिड हो गया या साइक्लोब्यूटेनॉल हो गया तो उसमें ऑक्सीजन भी है ना, तो उसको सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते थे, बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीजन एलिमेंट एज वेल। अगर ऑक्सीजन नहीं होती, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता तो हम इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक्सप्लेन बाय ब्यूटेनोइक एसिड इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ब्यूटेनोइक एसिड सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी होते हैं जब जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो ब्यूटेनोइक एसिड में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, so that's why it is a saturated compound as it contains only carbon carbon single bonds। हाँ, साइक्लोब्यूटेनॉल अल्कोहल है। डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लोब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत सारे टेस्ट हैं। देखो, अल्कोहल है एक और एसिड है। एसिड को टेस्ट करने के लिए तुम बड़े इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो ना। एसिड को टेस्ट करने के लिए आप लिटमस पेपर यूज कर सकते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए आप कोई ऐसा रिएक्शन करवाओ जो सिर्फ अल्कोहल के लिए हो, लेकिन ऐसा रिएक्शन आपको अभी हम लोग कोई याद नहीं करवाते ऐसा, लेकिन ऐसे रिएक्शन जरूर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है लेकिन अल्कोहल के लिए नहीं है। तो हमारे पास ये वैरायटी ऑफ टेस्ट जिसको हम आपस में रिएक्ट करवा के ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप पीएच मीटर भी यूज कर सकते हो। साइक्लोब्यूटेनॉल में जब पीएच मीटर डिप करोगे, प्रोब डिप करोगे तो पीएच 7 आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड में पीएच लेस देन 7 आएगा। सही है, आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, कोई भी लिटमस यूज कर सकते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिटमस पेपर यूज करते हो, तो लिटमस पेपर बेसिकली क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड बहुत वीक एसिड होता है, तो लिटमस पेपर वैसे यूजुअली कलर चेंज बहुत मुश्किल से देता है उसमें, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर फिर भी दे देता है क्योंकि अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल है तो उसका पीएच 7 होगा। तो अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर अल्कोहल में जो कलर देगा ना वो ग्रीन कलर का देगा, और ब्यूटेनोइक एसिड में जो कलर देगा वो रेड के किसी शेड में देगा। ठीक है, रेड भी दे सकता है, येलो ऑरेंज रेड कुछ भी मिल सकता है, आप कोई और इंडिकेटर यूज कर लो आप, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना न्यूट्रल पीएच में भी कलर देता है जो कि ग्रीन होता है, लेकिन कोई और इंडिकेटर न्यूट्रल पीएच में कलर नहीं देता है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि भाई मैं मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में कलर देता है रेड कलर का, तो ब्यूटेनोइक एसिड में वो रेड होगा, लेकिन साइक्लोब्यूटेनॉल में वो कलर चेंज ही नहीं करेगा, तो वहां पे नो चेंज लिख देना। फिर ब्रोमीन वाटर का टेस्ट नहीं हो सकता। ब्रोमीन जो है वो डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए। यहाँ पे कहीं दोनों में कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ब्रोमीन दोनों में कलर चेंज नहीं करेगा। सही है, इसी तरह आप पता है एस्टरिफिकेशन भी करके देख सकते हो ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये साइक्लोब्यूटेनॉल अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में अगर मेरे पास साइक्लोब्यूटेनॉल है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास ये ब्यूटेनोइक एसिड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना कोई अल्कोहल इसमें डालूंगा, जैसे इथेनॉल डाला दोनों में, इथेनॉल के साथ एसिड डाला सल्फ्यूरिक एसिड, जो एस्टरिफिकेशन के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो दोनों में मैंने इथेनॉल डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला और हीट करा, तो इथेनॉल जो है वो साइक्लोब्यूटेनॉल अल्कोहल अल्कोहल आपस में रिएक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, नो चेंज। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनॉल को डालोगे तो एस्टरिफिकेशन होगी, एस्टर बनेगा। ठीक है, एस्टर क्या होगा, इथाइल ब्यूटेनोएट बनेगा। जब एस्टर बनता है तो स्वीट स्मेल आती है, तो आपको ना एक स्वीट स्मेल निकलेगी इसमें से, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई एस्टरिफिकेशन मतलब ये एसिड है। ठीक है, अल्कोहल एसिड के साथ में रिएक्ट करना है ना, अल्कोहल अल्कोहल तो रिएक्ट नहीं होना, ये भी हो सकता है। सही है, लेकिन बेटर टेस्ट ये है कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करें। कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें आपको स्मेल करनी पड़े तो वो एडवाइजेबल नहीं होता है कभी भी केमिस्ट्री में। इन केस अगर वो कुछ और ही चीज हुई और उसमें से कुछ अजीब से फ्यूम्स निकल गए
तो वो फ्यूम्स अगर टॉक्सिक हुए तो आपने तो फिर वो आखिरी टेस्ट हुआ ना आपका। ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है यार, ऑर्गेनिक जरा सही से पढ़ लो तो फिर आसान है। ऑर्गेनिक की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से जरा ऑर्गेनिक देखो, स्लो स्लो पढ़ाया हुआ है बहुत, तो बहुत आसान है, ऑर्गेनिक हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन साइक्लोब्यूटेनॉल। तो साइक्लोब्यूटेनॉल का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इसमें निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, 4 कार्बन एटम्स है तो 4 × 12 डिवाइडेड बाय पूरे का मॉलिक्यूलर मास, जिसमें 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो 16 × 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन साइक्लोब्यूटेनॉल आ जाएगा। जो मोल्स में करते हो बिल्कुल सिंपल सा, यही आपका काम। अली अल्कोहल जो है वो हमारे लिए न्यूट्रल है, सही है, ओ लेवल के लिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल रखो उसको। आगे कह रहा है इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल इथेनोएट। अब मिथाइल इथेनोएट जो है ना वो एस्टर है, ठीक है। अब इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल इथेनोएट। अगर मिथाइल इथेनोएट तुम्हें बनाना है तो इसमें, अब जरा ट्रिक क्वेश्चन है ये, इसमें जो अल्कोहल यूज हुआ होगा बनाने के लिए वो क्या यूज हुआ होगा, मिथाइल। बाइल अल्कोहल के नाम के साथ आता है ना, तो जो अल्कोहल यूज हुआ है वो मिथेनॉल यूज हुआ है। और जो एसिड यूज हुआ है ओएट एसिड के नाम के साथ आता है, तो जो एसिड यूज हुआ है वो इथेनोइक एसिड यूज हुआ है। मतलब स्टार्ट उसने काम इथेनॉल से किया है, लेकिन हमें तो मिथाइल इथेनोएट बनाने के लिए इथेनोइक एसिड चाहिए, तो पहले उसने इथेनॉल को किसी तरह से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया होगा ना, और फिर उसने रिएक्ट करवाया होगा उसको मिथेनॉल के साथ, सही है। तो जो कंपाउंड एक्स है, स्टेप 1 क्या है, इथेनॉल को उसने पहले इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया है। और अल्कोहल को एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्कोहल की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो स्टेप 1 में। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट भी यूज कर सकते हो, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हो। अगर मैं एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 यूज करूं, जिसका फॉर्मूला KMnO4 भी होता है, फॉर्मूला भी लिख सकते हो, उससे भी हो जाएगा। K2Cr2O7 से भी हो जाएगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। सही है। इसी तरह आइडेंटिफाई द रीजन यूज इन स्टेप 2। स्टेप 2 में अब ये इथेनोइक एसिड बन गया, अब आपने मिथाइल इथेनोएट बनाना है, तो दूसरा रीजन क्या होगा, मिथेनॉल होगा। तो स्टेप 2 में आप मिथेनॉल के साथ इसको हीट करोगे, सही है। ये हमारा सेक्शन बी हो गया आज इस पेपर का। सेक्शन ए हम कल करेंगे, ट्राई करोगे खुद से कर लो। और आ, मेरी ख्वाहिश ये थी कि तुम लोग जो है वो क्वेश्चंस जो पूछो हम वो कर लें, लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम पूरा पेपर कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एनीवेज, तो जब तक चल रहा है ऐसा चलाते हैं। बाकी सेक्शन ए के क्वेश्चन इसके हम कल करेंगे, 6 क्वेश्चन वो है। सेक्शन बी थोड़ा सा लेंदी होता है एज पर सेक्शन ए। ओके, अभी आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाँ हम